समाजवादी पार्टी नेता रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित बयान के बाद टिप्पणी की थी, जिसके बाद वो विपक्ष के निशाने पर आ गए। लेकिन अखिलेश यादव को उनके बयान से कोई परेशानी नहीं है। वो रामजीलाल सुमन से लगातार समर्थन में खड़े हैं। अखिलेश आज अपने पार्टी के नेता से मिलने आगरा पहुंचे। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि आपने पार्टी के नेता से मिलने को तो आना ही था। राणा सांगा की जयंती पर करनी सेना की रैली पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि तलवारें बंदूकें लहराई गई, इस तरह के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की परमिशन सरकार ने दी थी। उनका कहना था कि जो कुछ हुआ है वो सरकार के प्री प्लान की वजह से हुआ, क्योंकि जिस तरह से वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें जो बोला जा रहा है वो लोकतांत्रिक देश के खिलाफ है। जरा सुनिए कि अखिलेश यादव जब आगरा पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा। जो घटनाक्रम हुआ है, जिस बात को लेकर के यहां पर आगरा में तलवारें लहराई गई, बंदूकें भी लहराई गई, डंडे थे वो लहराए गए। सुना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की परमिशन सरकार ने दी और उससे पहले हमने आपने सबने वो तस्वीरें देखी जहां पर बुलडोजर से चल करके कई थानों को क्रॉस कर करके लोग यहाँ आए, तोड़ फोड़ से लेकर के हमला किया है। उनका इरादा क्या था? उनका इरादा ये भी रहा होगा कि जान ले लें। आदरणीय सुमन जी के घर पे हमला हुआ है, ये कोई अचानक वाला नहीं था। आदरणीय सुमन जी के घर पर जो हुआ है हमला, बहुत सोच समझ करके हमला हुआ है, बहुत सोच समझ करके तैयारी के साथ हमला किया गया है। ये कोई सुनने में आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है, हो सकता है वो बात आप लोगों तक मुझसे पहले पहुंच गई हो। योगी जी की निगरानी में उनके एक सलाहकार और कुछ इंडिपेंडेंट स्वजातीय एमएलए जो राजस्थान के थे, इंडिपेंडेंट एमएलए को लखनऊ के एक बड़े होटल में बुलाया गया था। फिर इस मुद्दे की पटकथा उस सीएम के सलाहकार ने इन स्वजातीय एमएलए के साथ मिलकर लिखी कि राजस्थान और यूपी के कुछ अराजक तत्व और योगी सेना को फंडिंग की ताकि ये माहौल बनाया जाए जिससे दो फायदे हों। आपने आगे बंबू लगा रखा है क्या? अच्छा, और क्या? केंद्र की बीजेपी सरकार को ये बताया जाए कि राजपूत योगी के साथ है और योगी की सीएम कुर्सी बनी रहे। पहले तो एक बात दिमाग में आप डाल दो, योगी जी को कुछ नहीं आता है। आपको याद है उन्होंने सदन में कहा था 40 में 56, याद है आपको? 40 में 56। वो जीरो को जानते नहीं, जीरो क्या होता है, वो अंडा वो जीरो को जानते नहीं है। और अगर संविधान को जाना होता है तो क्या वो डंडे की बात करते हैं? क्या वो डंडे की बात करेंगे? क्या विधानसभा में ये अगर तो आपने सुना कि अखिलेश यादव किस तरह से यूपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अब जरा रामजीलाल सुमन का वो बयान भी सुन लीजिए जिसके बाद ये पूरा बवाल मचा। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव आगरा पहुंचे थे और उससे पहले की तस्वीरें जब करनी सेना वहां पर पहुंची। हजारों की तादाद में करनी सेना के लोग पहुंचे, रामजीलाल के सुमन के घर का घेराव किया और बहुत मुश्किल में आ गए रामजीलाल सुमन ये बयान देने के बाद जो उन्होंने राणा सांगा पर जो कुछ कहा था। अखिलेश यादव लगातार ये कहते रहे कि दलित को दबाने की कोशिश की जा रही है और उत्तर प्रदेश की पुलिस नाकाम साबित हुई है सुरक्षा देने में।
साथ ही साथ रामजीलाल सुमन इतने डर गए कि उन्होंने माफी मांगी और उन्होंने कहा कि मुझसे जो बयान मैंने दिया उस बयान के लिए मैं माफी चाहता हूं, मुझसे गलती हो गई। लेकिन उसके बावजूद राजपूत समाज ने कहा कि गलती मान लेने भर से, माफी मांग लेने भर से यह मामला शांत नहीं होने जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब अखिलेश यादव आज रामजीलाल सुमन के घर पहुंचे थे। पूरा का पूरा घर छावनी में तब्दील हो गया है और वहां पर बड़ी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है। अखिलेश यादव ने पूरे संग्राम के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जिम्मेदार बताया और एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है जो आज की डिबेट में शरीक होगा और इन तमाम सवालों के जवाब देगा जिसे हम पूछने वाले हैं। अमरदीप त्रिपाठी का स्वागत कीजिए, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, रविंद्र भाई बहुत बहुत स्वागत है। राज शर्मा है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत अभिनंदन है। सुनील कौशिक है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका भी व्यू, इनका नजरिया समझने की जरूरत है। मैं डिबेट की शुरुआत करूंगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी से। रविंद्र जी, अखिलेश यादव ने 2-3 मोटी मोटी बातें कही। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ प्रदेश सरकार ने प्रायोजित किया था, सरकार की शह पर यह हुआ। उन्होंने कहा कि मेरी भी जान को खतरा है। आपका पहला रिएक्शन सर? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ पॉइंट और जोड़े जा सकते हैं क्योंकि उनको सीधे धमकी दी गई गोली मारने की। जो आईपीसी में भी अपराध था, बीएनएस में भी अपराध है, सरकार ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया जी। फिर खुलेआम तलवार लहराई गई, त्रिशूल लहराए गए, बंदूक लहराए गए, सरकार ने कोई भी। रविंद्र जी का थोड़ा ऑडियो बढ़ाइए, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। सरकार ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया जी। उससे पहले मुख्यमंत्री उसी जिले में क्या उसी स्थान पे मौजूद थे और कुछ अराजक तत्वों ने बुलडोजर से जी हमारे माननीय सांसद के घर पर आक्रमण करने का प्रयास किया जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया जी। तो ये माना जाता है एक प्रायोजित है और सरकार के फंड से पीडीए समाज को डराने की कोशिश है। जो कुछ भी मैसेज दिया है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आगरा प्रेम की धरती है, वहां से सामाजिक न्याय का संदेश दिया है जी। भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी भी दिया है कि धार्मिक या सामाजिक उन्माद फैलाकर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को न कुचले जी। अगर कुचलेंगे तो देश की 90% आबादी एकत्रित होके वही करेगी जो हिटलर का किया गया था जी। और इस प्रकार से जो संविधानिक अधिकार दिए गए हैं उसका प्रयोग किया जाए और अगर उसका कोई दुरुपयोग करता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लगातार नहीं कर रहे हैं जी, खुलेआम ये अराजक तत्व जो सरकारी फंडिंग पे अराजकता मचा रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लगातार मिर्जापुर से लेके जी और मैनपुरी तक दलित समुदाय के खिलाफ, खासकर बच्चियों के खिलाफ अपराध किए गए, सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया जी। इसका समाजवादी पार्टी विरोध करती है और चेतावनी देती है कि अगर सरकार का रवैया नहीं सुधरा तो इससे बड़ा भी आंदोलन करेगी और वो दिल्ली और लखनऊ आपस में लड़ते रहे, वो उनका मैटर हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश को जंगल राज ना बनाए जैसा माननीय। चलिए जवाब ले लेते हैं, रविंद्र सिंह जी जवाब ले लेते हैं। अमरदीप, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाऊंगा। आपने आरोप सुन लिया अमरदीप, जरा जवाब दीजिए। देखिए अमित भाई, आज जो है अपने पूर्वजों के सम्मान को, अपने पूर्वजों के संस्कार को कुचलने वाले उत्तर प्रदेश के सबसे गरीब और सबसे बड़े दलित समाज के नेता जो 4 बार से लोकसभा सांसद रह चुके हैं, एक बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और एक बार मंत्री भी रह चुके हैं, ऐसे जो है लालजी सुमन जी के बचाव में जो है आम जनमानस के जो है आवागमन को बाधित करते हुए सैकड़ों वाहन के साथ में आज आगरा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के पहुंचे और पहुंचना भी चाहिए। उनके राष्ट्रीय महासचिव है और इतने पदों पर काम किए हैं तो निश्चित तौर से उनके लिए पहुंचना चाहिए थे। उनकी वेदना को, उनकी संवेदना को, उनके पीड़ा को समझना चाहिए क्योंकि उनके पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इससे कोई पीड़ा नहीं है, इससे किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि सुमन जी बहुत बड़े दलित हैं,
उन दलितों का अपमान हो रहा है, इतने बड़े दलित का शोषण हो रहा है, तो इनके ही सरकार में मैं एक आंकड़ा पेश करता हूँ तथ्यों के साथ में। 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा होता है, 50,000 घर के लोग जो दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं विस्थापित हो जाते हैं। 2013 से 17 तक इनकी सरकार रहती है, लेकिन अखिलेश यादव जी एक बार भी उनके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, उनके दुख और दर्द को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। और 12 से 17 तक इनकी सरकार रही। 2015 एक साल का सिर्फ मैं आंकड़ा दिखा दे रहा हूं, बता दे रहा हूं, 38,670 केस दलितों के खिलाफ दर्ज हुए। क्या 38,670 सिर्फ एक साल का 2015 का आंकड़ा बता रहा हूं। तो क्या वो दलित समाज की पीड़ा के नहीं समझना चाहिए था, या उस दलित समाज के लोगों के दुख और दर्द को बांटने के लिए अखिलेश यादव जी गए थे क्या? कितनी बार गए थे? अगर गए थे तो समाजवादी पार्टी के जो है प्रवक्ता यहाँ पर आरपी सिंह साहब बैठे हुए हैं, कृपया यहाँ पर प्रस्तुत करने का कार्य करें। मैंने सिर्फ 2015 का आंकड़ा पेश किया है, और 2013 में जो दंगा हुआ था, 50,000 दलित समाज के लोग विस्थापित हुए थे, उनके दुख दर्द, उनके आंसू पोंछने का कार्य किया था क्या? अगर नहीं किया था तो ये उत्तर प्रदेश की जनता सीधा सीधा समझ रही है कि आप जो है धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का कार्य कभी करते हैं, कभी अगड़े पिछड़े को लड़ाने का कार्य करते हैं। तो आप जातीय राजनीति पीडीए का जो फार्मूला है अखिलेश यादव का, ये तो उजागर हो रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है। लेकिन आरपी सिंह साहब को बताना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ शोषण और दोहन हुआ, आज यही कहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, कहते हैं अमित भाई कि उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ में अपमान हो रहा है, दलितों का शोषण हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। तो एक डेटा आरपी सिंह साहब प्रस्तुत करें, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कि कितने दलितों के घर पर सैकड़ों वाहन के साथ में उनके दर्द और दुख को बांटने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए गए थे। जी ठीक है, मैं कांग्रेस प्रवक्ता का रुख करूंगा। राज शर्मा, जिस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर, और आप और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में भी रहे हैं, विधानसभा चुनाव भी लड़ा है और लोकसभा में भी कोशिशें आगे भी होंगी, और आई एम वेरी श्योर कि यह गठबंधन लंबे समय तक चलेगा। लेकिन जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, समाजवादी पार्टी लगा रही है, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि बीजेपी ने ये सब कुछ बीजेपी प्रायोजित था? लगने का क्या सवाल है? ये है ही। अगर हम ये कहें लग रहा है तो वी आर नॉट अ जज। हम तो आंखें देख रही हो ही रहे थे। अभी आपने देखा अमरदीप भाई क्या कह रहे थे। अमरदीप भाई को लग रहा था जैसे हम लोग उनकी रैली चल रही है और हमें एक 4 पूरी और कद्दू की सब्जी देख के बुलाया हुआ है। जी आप मुझे मैं देखिए, हर वक्त मैं अमित भाई एक बात कहना चाहता हूँ, हर वक्त देश और प्रदेश को ताक में रख के अपनी पार्टी को ही डिफेंड मत करो। जी आप पार्टी के प्रवक्ता हो सकते हो, उससे पहले देश प्रदेश के नागरिक बनो। जी ये देश में बच्चे आपको प्रदेश में, मैं यूपी की बात करूं, प्रदेश का बच्चा, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे की दोस्त मुझे आपके चैनल में देख रहे होंगे, उन्हें कितना बुरा लगेगा जब मैं बेवजह की इधर उधर की बातें करूंगा। मैं 3-4 बातों पर विश्वास करना चाहता हूँ। जी पहला तो ये कि अभी शायद आज या कल मैंने अखिलेश जी का बयान पढ़ा कि उन्होंने कहा धार्मिक बयान देने से पहले सोचो, जल्दीबाजी मत दिखाओ, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा देता है। जी मैं पंडित राज शर्मा हूं जी, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इस धरती में मुझे ब्राह्मण माना गया, इसमें मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बस 2 चीज बातें कहना चाहता हूं। जी एक सांसद, और खुले मन से कहता हूं, मैं उन्हें दलित सांसद नहीं कहूंगा साहब। जी मेरे से बड़ा दलित कौन है साहब? मेरा माई बाप कौन है? इस पंडित राज शर्मा का माई बाप तो मेरी सरकार भी नहीं, मुझसे बड़ा दलित कौन है? तो इसलिए मैं सांसद को दलित के कैटेगरी में न रख के मैं इतना कहूंगा लगभग 8 से 10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव वो कर रहे हैं। अगर वहां पे किसी भी जाति के लोग, कोई सेना हो, अगर वो तलवारें लहरा सकती है, अमित भाई आप और मेरी तो यहाँ पे बैठे हुए चारों पार्टियों की तो फिर हैसियत क्या? सांसद होता है जी, उसका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने अगर कोई गलत कहा, जैसा कि मुझे लगा कि वो कह रहे थे किसी किताब में लिखा है, क्या लिखा है, लेकिन मैं साइमल्टेनियसली एक और बात कहूंगा जी,
मैं आज कोई बात कह दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा कोई शाहरुख खान की तरह फॉलोअर नहीं है। लेकिन एक सांसद सदन में अगर कुछ सोचो, सत्यम शिवम सुंदरम, कोई बात बुरी होती है उसे भी बड़े प्यार से किया जा सकता है जी। अब लोग कहां फंस रहे हैं? मैं हूं, मेरी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो सिंह साहब, या इनकी पार्टी हो, हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये बेटी जलाओ पार्टी के ट्रैप में चलिए ठीक है, हमें फंसना राज नहीं शर्मा जी, चाहिए। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। सुनील कौशिक मेरे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है। सुनील जी, क्या आपको भी लगता है कि ये सब कुछ बीजेपी का किया धरा है और वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, करनी सेना के कार्यकर्ता नहीं थे? और क्या सच में यूपी पुलिस ने रामजी लाल की सुरक्षा के लिए जो इंतजाम किए थे वो कम थे क्या? आपको क्या लगता है सर? देखो, मुझे नहीं लगता कि रामजी सुमन के परिवार की सुरक्षा के लिए वहाँ सुरक्षा व्यवस्था मैंने खुद आंखों से देखे, ऐसा तो कुछ है नहीं। पहली जो घटना थी जहाँ तोड़फोड़ करने का प्रयास किया उसमें एफआईआर हुई जी, और मुझे लगता है सरकार को बिना बेहिचक, बिना राजनीति के ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जी। यदि वो अखिलेश यादव को जान से मारने की, गोली मारने की धमकी देता है तो समाजवादी पार्टी को एफआईआर, मुझे लगता है अब तक उसको जेल जाना चाहिए। कोई भी संविधान किसी को सार्वजनिक रूप से गोली मारने के लिए नहीं कह सकता, और वैसे भी संविधान के दायरे में रह करके सारी अपनी बात करें, बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन सांसद होने के नाते या सांसद बनने के बाद आपको ये प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता कि संसद में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आप काम करें। सबसे महत्वपूर्ण यह था कि चलिए आपने जो बात कह दी उसके बाद आप कह रहे हैं कि मरते दम तक मैं माफी नहीं मांगूंगा, तो ये भावनाओं का ज्वार था जी, और ये समाजवादी पार्टी को भी समझना पड़ेगा और रामजी सुमन को भी समझना पड़ेगा। भावनाओं के ज्वार को रोकना थोड़ा सरकारों के लिए मुश्किल होता है। यदि वो ये दो शब्द कह देते कि जो भी कुछ मैंने सदन में कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, तो ये सब कुछ होता ही नहीं। एक बार आपने सदन में कहा और दूसरी बार सदन के बाहर आपने कहा कि मरते दम तक मैं माफी नहीं मांगूंगा, तो ये लोकतांत्रिक तरीके से सबको धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है जी। सुनील जी, सबसे महत्वपूर्ण यह कि जो धरना प्रदर्शन हुआ, न किसी गाड़ी में आग लगी, न किसी गाड़ी को जलाया गया, न किसी को नुकसान पहुंचाया गया। तो ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि बिना भेदभाव के, बिना किसी को नुकसान के पहुंचे हुए ये अपनी अपनी भावनाओं का प्रदर्शन किया है, तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल सर, पॉइंट टेकन। ठीक है, सुनील कौशिक जी, तलवारें दिखी जी, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। रविंदर सिंह जी, एक सवाल यह भी आया है कि इतिहास में बहुत सारी चीजें हैं जो गलत हैं, सही हैं, किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा, लेकिन रामजी लाल सुमन ने सदन में जब ये बयान वो दे रहे थे, वो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो किसी की मुखालफत नहीं कर रहे हैं या किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। साफ साफ लग रहा था कि मुसलमानों को खुश करने के लिए सदन में यह बयान दिया गया। देखिए अमित जी, एक ही बात को सुन के अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। जो भी आपने उनकी आवाज को सुनाया, जो सदन में दिया है, उसमें बोल रहे हैं तुम गद्दार, राणा सांगा की औलाद हो, या तुम जो शब्द आया है बीजेपी के लिए आया हुआ है। नहीं, वो बीजेपी के लिए नहीं है, वो राजपूतों के लिए है रविंद्र सिंह जी, वो सभी ठाकुरों राजपूतों के लिए, चाहे वो किसी भी गोत्र के हों। बीजेपी ठाकुरों की पार्टी थोड़ी है, ब्राह्मण भी हैं वहां पे, दलित भी हैं, मुसलमान भी हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि बीजेपी के लोग गद्दार हैं, उन्होंने बोला कि तुम। अब वो राजपूतों की तरफ ही उनका निर्देश था, राजपूतों के लिए कह रहे थे। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, किसी समुदाय विशेष को खुश करने के लिए क्या बोलने की जरूरत है? आप दलित हैं, आप सदन में जनता की प्रॉब्लम रखिए। आप राणा सांगा चोर थे, डकैत थे, क्या थे, उससे क्या फर्क पड़ता है जी? मैं फिर कर रहा हूं, आपने जो इंटरप्रिटेशन किया, मैं कह रहा हूं मैं उस पार्टी का हूं जो ये तुम शब्द आया था जी, तुम गद्दार बीजेपी के लिए आया था जी। जातिगत कोई टिप्पणी नहीं हुई थी, राणा सांगा की औलाद हो, ऐसा करके उन्होंने बोला। इससे पहले संसद में जी भारतीय जनता पार्टी का एक अपराधी सांसद बोलता है मुल्ला, आतंकवादी, कटमुल्ले, क्या मुस्लिम समुदाय सड़कों पे निकल आवे? अगर इस चीज को जस्टिफाई किया जा रहा है, रामजी लाल सुमन जी की जो माननीय हमारे सांसद जी हैं जी, तो इसको भी जस्टिफाई करिए, क्या मुस्लिम समाज सड़क पे निकले जी? दूसरा बात देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा पूर्वजों के सम्मान को कुचलने का प्रयास जी। प्रभु श्री राम को अवैध संतान किसने कहा? भारतीय जनता पार्टी के शासन में मौजूद एक
कैबिनेट मंत्री ने उत्तर प्रदेश के कहा। नाम बताइए सर, नाम पूर्वजों का बताने में क्या सम्मान दिक्कत है? करना था। रविंदर भाई नाम ले लीजिए, क्या दिक्कत है? नाम लेके बताइए किसने संजय कहा? निषाद नाम है उसका। जी। फिर दिनेश डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा माता जानकी टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, वो पूर्वज भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, ईश्वर भी हैं। जी। प्रभु बजरंगबली को मुख्यमंत्री कहते हैं, वो दलित हैं। और मोहन भागवत जी तो पूरा सब छोड़ दीजिए, सब कहते हैं पूरे हिंदू धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ हो गई है। जी। क्या यही है पूर्वजों का सम्मान? मुजफ्फरनगर दंगे की बात कर रहे थे जी। भारतीय जनता पार्टी के। फैसला आ चुका है, उस फैसले को पढ़ के आना चाहिए था। इनका इन विधायक विक्रम सैनी और इनका एक पार्टी का कार्यकर्ता सजा याफ्ता हो चुके हैं, 11 लाइन में लगे हुए हैं। उसमें जो सरकारी रिपोर्ट आई थी जी, यह तब आया जब हमारी सरकार ने अच्छा काम किया जी। जो मारे गए लोगों में 10 हिंदू थे, 182 हिंदू नहीं थे, मतलब मुसलमान थे। जी। जो घायल लोग थे, सॉरी मैंने गलत बता दिया, हिंदू 10 थे, मुसलमान 150 थे। जी। जो घायल थे 182 हिंदू थे और 538 मुसलमान थे। 13 बलात्कार के मामले हुए एक समुदाय विशेष के साथ हुए। यही करवाया था भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर में। चलिए जवाब ले लेते हैं। ठीक है रविंदर सिंह जी, जवाब ले लेते हैं। और सामाजिक सौहार्द पे उतारो करें, और अगर ये सेना बनाएंगे फंडिंग करके तो किसी ने हाथ में चूड़ियां नहीं पहननी। अमरदीप जवाब दीजिए। अमरदीप। देखिए अमित भाई, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं सरकार इनकी थी और दंगा भारतीय जनता पार्टी ने करवाया। कम से कम कुछ तथ्यों के आधार पर बात करें तो अच्छा भी लगेगा। अभी कह रहे थे, दूसरी बात, करणी सेना के लोग तलवार लहरा रहे थे, तो कृपया भाई साहब ये भी बता दीजिए, मुहर्रम के जुलूस में समाजवादी पार्टी के सरकार में खुलेआम सड़कों पर जब तलवारें लहराई जाती थी, भाले लहराए जाते थे, तो उसका क्या अखिलेश यादव जी परमिट किए थे, परमिशन दे रखे थे? मुहर्रम के जुलूस में जो तलवारें लहराई जाती है, कौन उनको जो है आदेशित करके रखा हुआ था? तो आप दोहरा चरित्र की राजनीति मत करिए कृपया। अगर आपको जो है करणी सेना को कटघरे में खड़ा करना गए, तो जो मुहर्रम के जुलूस में तलवारें लहराते हैं उनके बारे में भी बात कर लीजिए। और दूसरी बात देखिए, महाराणा सांगा के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करना सिर्फ करणी सेना का अपमान नहीं है, राजपूताना का अपमान नहीं है, या पूरे देश का अपमान है, दलित का अपमान है, ब्राह्मणों का अपमान है, ठाकुरों का अपमान है, ओबीसी का अपमान है, ये सबका अपमान है, पूरे राष्ट्र का अपमान है। और राष्ट्र का अपमान करने वाला राष्ट्रद्रोही होता है। सुमन जी के खिलाफ में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। देखिए करणी सेना ने अगर जो है उनके घर पर कोई अटैक करने का कार्य किया, सुमन जी को कुछ नहीं हुआ, सुमन जी को 1 करोड़ तक नहीं आया, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, योगी जी की पुलिस ने जो है तत्काल प्रभाव से जो उपद्रवी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुआ। क्योंकि हम लोग जो है ऐसे लोगों का बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए सुमन जी पर, क्योंकि उन्होंने जो है राष्ट्र धरोहर थे, महाराणा सांगा राष्ट्रद्रोहर थे। राष्ट्रद्रोहर के खिलाफ आपत्ति करना, अगर आज कोई जो है महात्मा गांधी जी के खिलाफ आपत्ति करता है, उनको इस प्रकार से करता है, तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। और इनके सुमन जी के जो है जो इनके महासचिव है, इनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं लिखा जाना चाहिए? और इंद्रजीत जी जो देवी देवताओं के खिलाफ बोल रहे हैं, आज आपकी इतनी हैसियत हो गई है कि जिस कुल में जन्म लेते हैं, जिस संस्कार और सभ्यता में जन्म लेते हैं, जिस संस्कृति में जन्म लेते हैं, आज अपनी ही माँ को डाइन कहने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं। इंद्रजीत के बयानों को अगर आप जोड़ेंगे तो इसका सीधा सीधा मतलब अपनी ही माँ को डाइन कह रहे हैं। तो अपनी माँ को डाइन कहने वाला बेटा कि नालायक होगा या लायक होगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता ठीक है अमरदीप भाई, ठीक है। राज शर्मा से पूछ लेते हैं। राज शर्मा एक बात बताइए कि इस तरह के बयान जो रामजीलाल सुमन ने दिए हैं, या कभी कभी कांग्रेस की तरफ से भी इस तरह के बयान आए, मुसलमानों को खुश करने की कोशिश क्या सिर्फ चुनावों की वजह से की जा रही है? और क्या सिर्फ मुस्लिम वोटर ही सांसद और विधायक बनाने के काबिल हैं, बाकी और जाति के और समुदाय के लोग वोट नहीं करते? क्या इस तरह के बयान का मतलब क्या है? अच्छा, मैं आपसे अमित भाई एक सवाल पूछता हूँ, तब आगे बोलूंगा। जी। हिमाचल में कितना % मुसलमान है? जी 1-1.5%। 3% मुसलमान हिमाचल में सर। चलो 3% मान लिया, ठीक है। अब 3% ने तो हमारी सरकार बना नहीं दी जी, या 3% ने बना दी? उत्तराखंड में हमारी सरकार बनी तो क्या मुसलमान ने बना दी?
जी। और उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार थी तो क्या सिर्फ मुसलमान ने बना दी? मैं एक बात कहना चाहता हूं, यही दुख है, यही देश को, यही बातें देश को विश्व गुरु बनने नहीं देगी। जी। बात पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल बात करेगा। जी। फिर मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। आप जो कहते हो ये दलित नेता, ये ठाकुरों के नेता, ये पंडितों के नेता, अमित भाई मुझे एक नेता तो बताना जिसने अपनी जात के लिए कुछ किया हो। कोई हो, क्या वो बीजेपी का हो, किसी का हो, फिर मैं गलत हो जाता हूं। जी। मुझे एक नेता बताओ जिसने अपनी जात को ऊपर उठाया हो। कब तक चलाओगे पंडित, दलित, अपी दलित, जैसे बीजेपी चला रही थी, पिछड़ा, छोटा पिछड़ा, आधा पिछड़ा, ऐसे चलाने से काम नहीं चलेगा। मैं एक और बात कह रहा हूँ, ये अमित भाई एक बात कह रहे थे कि तब दंगा हुआ था, तो आपको छूट इसलिए दे दी जाए कि तब दंगा हुआ था तो आज भी जस्टिफाई है दंगा। मैं कहता हूं हमारी सरकार 2 टर्म रही, 2014 में आपको केंद्र में चुना, निश्चित रूप से लोगों को लगा होगा कि आप हमसे अच्छा काम करोगे, मगर करा? उत्तर प्रदेश में आप दूसरे टर्म पे आए, लोगों ने आपको इसलिए दूसरा टर्म दिया और इसलिए नहीं दिया कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आप पे दया करी उत्तर प्रदेश के वोटरों ने कि आप शायद आपको 5 साल मिले हैं, 2.5 साल तो योगी जी को अपने बचाने में लग गया, 1 साल मुख्यमंत्री को जंजालों से बचने में लग गया, तो इनको 1.5 साल मिला इसलिए इन्हें 5 साल और दे दो। लेकिन जब 6वां साल चला, 7वां चला, 8वां आ रहा है, तब लोगों को लगा कि ये भी गलत हो रहा है। जी। तलवारें, चाहे कोई सेना हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो, कोई कुछ हो, रास्ते में किसी को भी औजार लहराने का अधिकार। लेकिन राज शर्मा कर्नाटक के में आपके डिप्टी सीएम सरकार को संविधान बदलने की बात कर देते हैं मुसलमानों के लिए। राज शर्मा, आपत्ति मुझे अभी अमित भाई ने कही थी, योगी जी की पुलिस। अमित भाई मेरी एक एज है, मैंने देश के लिए जिया जी। आज पहली बार सुन रहा किसी मुख्यमंत्री की पुलिस होती है। नो, अगर आज योगी जी की पुलिस कहते हो तो मैं आज घर से बाहर निकल के कह दूंगा कि यह थाने की पुलिस मेरी नहीं है। इसलिए आप थाने में अभी किसी चैनल में माफी मांगे, आप कहें उत्तर प्रदेश की पुलिस। क्या कर रहे हो भाई? आपको अच्छे के लिए चुना गया, आज ये देखने राज भाई के यहां दाग है इसलिए मेरी पूरी जेब नीली हो सकती है। आप बात करो अमित भाई, बड़ा मजा आ जाता। उत्तर प्रदेश में मुझे एक विश्वविद्यालय बता दो जिसका डंका ऑक्सफोर्ड के बराबर बजता हो। आपने पीलीभीत, संबल, बदायूं में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, फैकल्टी नहीं है पूरे। आपके डिस्ट्रिक्ट लोहिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का डॉक्टर खुद दवाई नहीं खाता है, नाम लेना अच्छा नहीं लगता। आपके कहीं डॉक्टर पूरे नहीं है, ठीक है। क्यों करोगे? राज शर्मा पॉइंट टेकन। आपको तो वोट मिल जा रहा ना धर्म। राज शर्मा पॉइंट टेकन, ठीक है। मैं सुनील जी के पास जा रहा हूं। सुनील जी, इस वक्त कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस तरीके से बात कर रहे हैं कि जाति और धर्म की राजनीति से दोनों ही पार्टियां ऊपर उठ गई हैं, पहला। दूसरा, कर्नाटक में कांग्रेस के डिप्टी सीएम मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए संविधान में तब्दीली की बात करते हैं और कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा जी इससे उलट एक अलग नैरेटिव बता रहे हैं डिबेट में। योर रिएक्शन सुनील कौशिक जी? नहीं, देखो पंडित जी कुछ भी कह सकते हैं, देखिए पुलिस उत्तर प्रदेश की नहीं है, पुलिस योगी जी की है जी। और इसलिए योगी जी की है क्योंकि पुलिस मुखिया के हिसाब से काम करती है। ये तो उत्तर प्रदेश की पुलिस होती जी, तो जो 2012 से 17 के बीच कार्यप्रणाली थी वो 17 के बाद भी उसी की कार्यप्रणाली होती। जब मुखिया स्ट्रांग होता है, मुखिया बिना भेदभाव को निर्देश करता है जी, तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि उसी की पुलिस होती है जी। मुझे याद है जब 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और उन्होंने सारे आईएएस और आईपीएस के साथ मीटिंग ली, मैं था वहां लखनऊ जी। और जो आश्वासन पिछली सरकार के पुलिस अधिकारियों ने दिया उस पर भरोसा अखिलेश यादव ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्हीं लोगों को, उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने, उनके पदाधिकारियों ने, उनके नेताओं ने नहीं चलने दी। तमाम ऐसी शिकायतें वहां थी जहां थानों में घुस करके, एसपी ऑफिस में घुस करके, डीआईजी ऑफिस में घुस करके
जो तमाम तरीके की बातें दबाव लेने के लिए की जाती है वो सब सारी बातें हुई जी। और अखिलेश जी ने उसको ऐसा नहीं सुधारने का प्रयास किया, बिल्कुल किया, लेकिन टकराव फिर पार्टी में ही होने लगा। मैंने तमाम जगह देखा कि अखिलेश जी कुछ कह रहे हैं तो कुछ लोग शिवपाल जी के पास चले गए, कुछ राम गोपाल जी के पास चले गए, कुछ नेताजी के पास चले गए और तमाम अधिकारियों से उस समय बात होती थी। अधिकारी भी बड़ा भ्रमित था कि आखिर में हम बात किसकी माने। तो ये राज शर्मा जी समझ लीजिए कि पुलिस तो मुखिया की होगी और को मुखिया स्ट्रांग है उसी हिसाब से पुलिस काम करती है। ठीक है। और एक और बात कही जी जी कि साहब तमाम फैकल्टीज खाली हैं जी, बिल्कुल खाली है। उसका ब्यौरा तो आप देखिए, ओबीसी वर्ग से खाली हैं कि दलित वर्ग से खाली हैं कि सवर्ण वर्ग सामान्य वर्ग से खाली हैं, इसका भी तो ब्यौरा दीजिए आप। 4-4 विज्ञापन निकलने के बाद यदि लोग नहीं मिल पा रहे हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है, पॉइंट है। फॉर्मूला संविधान में आप लोगों ने बना दिया जी, उस संविधान के दायरे में भर्ती होगी। ठीक है, और उस संविधान के दायरे में भर्ती होगी तो जब विज्ञापन निकल रहा है और उस वर्ग के लोग वहां नहीं आ रहे हैं तो फैकल्टी तो राज शर्मा जी खाली रहेंगी। चलिए, पॉइंट समझ में आ गया आपका सुनील कौशिक जी। अमरदीप त्रिपाठी, क्या समाजवादी पार्टी को आप दलित वोट बैंक के साथ एक पॉलिटिकल गेम खेलने का मौका मिल गया है? बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही थी, बीजेपी ये भी आरोप लगा रही थी कि रामजीलाल सुमन के जरिए अब दलितों को ये बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से बड़ा हितैषी उनका कोई नहीं है। ये किस बिना पे बीजेपी आरोप लगा रही है, अमरदीप त्रिपाठी? देखिए अमित भाई, जो है लालजी सुमन और इंद्रजीत जैसे नेताओं जो करोड़ों की संपत्ति रखने वाले हैं और दलितों का कभी भी भला नहीं करते हैं। अगर इनके कोई पड़ोसी दलित होगा तो उसके कभी दुख सुख में उनके घर तक नहीं गए होंगे। तो उत्तर प्रदेश का जो दलित समाज है यह बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि ये अरबपतियों को समर्थन करने वाले, करोड़पतियों को समर्थन करने वाले, अपने महासचिव के घर पर जाने वाले, उनके दुख दर्द को समझने वाले, ये पॉलिटिकल एक एजेंडा है अखिलेश यादव जी का, ना कि दलितों के उत्थान उद्धार के लिए काम करते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव जी 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उस समय एक बहुत लंबा लेखा जोखा और डेटा रहा है जहां पर दलितों का अपमान हुआ है, दलितों का उपहास हुआ है, दलितों के साथ में घोर अत्याचार हुआ है जो दलित आज तक नहीं भूल पाया। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की चाहे सेंट्रल की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट की बात करती है तो उसमें दलितों जो टेक्निकल है, जो कारीगर लोग हैं, दलितों का ख्याल रखती है। अगर हम जो लोग जो है राशन देते हैं तो उसमें दलितों का भी ख्याल रखते हैं। अगर मकान देने का कार्य किए उत्तर प्रदेश में, अगर आप देखेंगे दलित सबसे पीछे थे। उनके बहुत सारे दलितों के पास पक्का मकान नहीं था, कच्चे मकान में रहते थे। तो पक्का मकान अगर देने का किसी ने कार्य किया तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने कार्य किया। दलित समाज की जो महिलाएं बाहर जाया करती थी सोच के लिए, उनके सम्मान को सुरक्षित करने के लिए, उनके सम्मान को रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य किया। तो आज दलित समाज समझ रहा है कि उनका विकास, उनका सम्मान, उनका उत्थान भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही संभव है। और अखिलेश यादव जी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ अगर ये सत्ता में आते हैं तो किस प्रकार से दलितों के सम्मान को रौंदने का कार्य करते हैं, ये दलित कभी भूल नहीं सकता है। ये सुमन जी भूल सकते हैं क्योंकि सुमन जी को लग रहा है वो दलित है। उत्तर प्रदेश का जो आम दलित है, गरीब दलित, वो समझ रहा है ये करोड़पति है। आज जो है अपनी माँ को डाइन कहने वाला वो कैसा बेटा हो सकता है? ये उत्तर प्रदेश का दलित भी पूछ रहा है कि जिस समाज से आते हो, जिस धर्म से आते हो, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपने ही माँ को गाली दे रहे हो, अपनी ही सभ्यता को गाली दे रहे हो। अखिलेश यादव जी यदुवंशी समाज से आते हैं और खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं गाय और गोबर से हमको बदबू आती है। तो आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश का जो यादव समाज है 2027 में अखिलेश यादव को अपने साथ नहीं बैठाएगा या प्रण ले चुका है? तो आज यादव समाज हो, दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अगड़ा समाज हो, सभी लोगों ने अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को नकारने का कार्य किया है। ठीक है अमरदीप जी, जवाब ले लेते हैं। रविंदर सिंह जी, अखिलेश कहते हैं हमें खुशबू पसंद है, हम इत्र बनाते हैं, बीजेपी वालों को गोबर पसंद है, वो गौशालाएं बनाते हैं। एक सवाल ये, और दूसरा ये कि अखिलेश बाबू को किससे खतरा है? बार बार कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे जान का खतरा है, किससे? रविंदर सिंह जी।
पहला स्टेटमेंट जो आपने दिया, हमें खुशबू पसंद है, हम मित्र बनाते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी वालों को जी। दुर्गंध पसंद है, वो गौशाला बनाते हैं। जी। यह था उनका स्टेटमेंट। आती है बदबू, गौशालाओं से आती हैं, कुत्ते नोचते हैं जी। सड़ जाती हैं गाय, गौ माता जी। जो लाके वहां डाल दिया गए। खाने का व्यवस्था नहीं, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं। ऐसे कम से कम अगर रिकॉर्ड मांगेंगे तो कम से कम 50,000 गाय की तो मैं ही दे दूंगा कि इन लोगों ने गौशालाओं में मार के सड़ा के फेंक दिया। जी। आती है दुर्गंध। जी। गोबर की बात नहीं कही थी, गौ माता की बात नहीं कही थी, गौशाला की बात कही थी। दुर्गंध आती है। यह दुर्गंध अखबारों में खोलिएगा तो अखबारों से लेके स्थानीय तक थाना वालों ने जो जबरदस्ती गौशालाएं खुलाई थी वहां से दुर्गंध आती है। जी। अब आपने दूसरा प्रश्न क्या पूछा था? अखिलेश यादव की जान को खतरा किससे? वो कह रहे थे कि मुझे जान से मारा जा सकता है, मेरी जान को खतरा है। किससे खतरा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रायोजित एक सेना है जिसने खुल के धमकी दी है जान से मारने की। जी। ये पब्लिक डोमेन में है, अधिकारियों के सामने है, न्यायालय के सामने है। इस प्रश्न ही नहीं बनता इस पे। जी। इस पे ये प्रश्न बनता है कि धमकी दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी ने क्या एक्शन लिया? जी। दो छोटी छोटी बात बता दें। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जितनी बातें बोली सब झूठी बोली थी, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। मुहर्रम के जुलूस में तलवारें निकालते हैं मुसलमान लोग। 2007 गोरखपुर मुहर्रम के जुलूस को रुकवाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने दंगा करा दिया और ताजिए नहीं निकाले गए और नहीं जा पाए करबला तक। ये है इनका सच जो बोल रहे थे। फिर राजद्रोह की बात कर रहे थे। अगर राजद्रोह की बात है उसमें मुकदमा भी दर्ज है, परेशान मत होइए। और राजद्रोह की बात कही, संजय निषाद को दे दीजिए ना सजा। प्रभु श्री राम पे अवैध टिप्पणी किया, दिनेश शर्मा को दे दीजिए ना, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को दे दीजिए ना, विधूरी को दे दीजिए, मोहन भागवत को राजद्रोह लगा दीजिए, हमारे माननीय सांसद से भी लगा दीजिए। लेकिन आप कहिए कि हम इन पे लगाएंगे, आपके साथ खड़े हो जाएंगे। कहते हैं महात्मा गांधी को, अरे इनका कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसने पूज्य महात्मा गांधी जी पे अवैध टिप्पणी नहीं किया हो? मोदी जी ने नहीं किया, अमित शाह ने नहीं किया, प्रज्ञा ने नहीं किया या योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया। कौन ऐसा है जो पूज्य महात्मा गांधी जी पे अवैध टिप्पणी नहीं किया? ये झूठ की पोटली है, केवल समाज को अस्थिर बनाएंगे और सरकार बनाने के फिराक में रहेंगे और केवल झूठ बोलेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो भी ऑन रिकॉर्ड अगर उसको मिला लीजिए तो इनकी शायद 1% बात भी सच ना निकले। तो इस प्रकार से झूठ और भ्रम फैलाते हैं ये लोग, और झूठ मुजफ्फरनगर दंगे का झूठ का भ्रम फैलाते हैं, इसमें इनके ये लोग अपराधी करार दिए जा चुके हैं। तो इस प्रकार से समाज की संरचना को ना नष्ट करें। आज जो कुछ हुआ, जो इससे पहले करणी सेना के नाम पे जो योगी सेना ने किया, इसको विश्व भी देखता है जी। वहां पर हमारा भी अपमान होता है और जवाब ले लेते हैं। रविंद्र भाई जवाब ले लेते हैं। रविंद्र भाई, मुसलमान की बात आती है, बस एक बात। अच्छा, क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? अगर आप एक बहुसंख्यक समुदाय, आप तो जैन भी शामिल हो गया उसमें, आप उसके साथ अत्याचार करेंगे तो हम खड़े होंगे। आप इसके लिए हमको कोई भी शब्दावली से घोषित करें। जी धन्यवाद। ठीक है। अमरदीप, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जवाब दीजिए। अमित भाई, तो पहले जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को दोहन कर रही है या उनको जो है रहने नहीं दे रही है, जो भी उन्होंने कहा ये सरासर झूठ बयान है, क्योंकि देश का मुसलमान समझ रहा है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आज उत्तर प्रदेश में है तो एक भी मुसलमान को मारा नहीं गया है, कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हो रहे। अभी आरपी सिंह ने कहा जो मुजफ्फरपुर में दंगे हुए थे उसने एक नंबर बताया, इतने मुसलमान मारे गए थे। तो आपकी सरकार थी भाई साहब, आरपी सिंह साहब, आपकी सरकार थी, आपकी सरकार में मुस्लिम मारा गया, तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। इसका मतलब आप लोगों ने मुसलमानों को मरवाने का कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सांप्रदायिक दंगा नहीं हो रहा है तो हिंदू भी सुरक्षित है, मुस्लिम भी सुरक्षित है। और गौ हत्या की बात कर रहे हैं, जो गौशाला की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास में ऑन रिकॉर्ड कोई डेटा है तो गौ हत्या पर FIR होता है। आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने कितना FIR करवाया है थाने में जाकर, जो है कि गायों की हत्या हो रही है, गौशाले में गाय मर रही है। आप लोगों के पास अगर डेटा है तो प्राइम न्यूज चैनल पर इसको शेयर करिए। बिल्कुल
आपको करना चाहिए। और तीसरी बात, इन्होंने जो गोरखपुर की 2007 की बात जिक्र की, इन्हें पता होना चाहिए इनकी ही सरकार थी, मुसलमानों के द्वारा 17 साल के जायसवाल बच्चे का जो है निर्मम तरीके से रोड पर हत्या कर दिया था, तो उसको काट दिया गया था। और समाजवादी पार्टी के लोग उसके बाद में सीएम साहब को जो है योगी जी को जेल में डालने का कार्य किया था, और उस बच्चे को न्याय नहीं दिलवा पाए लोग। तो आप लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ का पुलिंदा लेके अगर बैठेंगे तो रिकॉर्ड कहीं जाता नहीं है, अतीत आपको सामने लौट के आएगा। जी ठीक है, कांग्रेस से रुख करते हैं। राज शर्मा, जिस तरह की बातें अमरदीप त्रिपाठी कह रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा कि जो अखिलेश यादव ने बयान दिया था उसका मायने मतलब यह था कि जो गायें वो मर रही हैं, गोवंश मर रही हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको दवाइयां नहीं मिल रही हैं। क्या आपको भी लगता है कि अखिलेश यादव के बयान का यही मतलब था? देखो अमित भाई, एक बात मैं सच बताऊं, गायों की बहुत बुरी हालत है। गाय पता क्या कहती हैं, काश उन्हें जुबान मिल जाए, कहेंगी हमें मार दो। पता क्या, हमारी डाइट अगर 6 रोटी की है, हमें 1 ही रोटी मिलेगी। 1 दिन जीवित रह लेंगे, 2 दिन रह लेंगे, फिर भूखा तो शरीर कंकाल बन जाएगा। और एक और बात, घर में किसी के पिताजी या किसी का दादा मर जाता है, हम उसकी बॉडी को क्रिमिनेशन ले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे नफरत करते। मैं दावे के मैं तो आमंत्रित करता हूं कि आइए गौशाला में, मैं भी रोटी खाऊंगा और ये बीजेपी के नेता भी खाएं। मैं बीजेपी के नेताओं की मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं। एक बार जंगल में बकरियों ने कहा कि ये शेर का अत्याचार है, ये राजा है, बंदर को राजा बना दिया। जी, जब बंदर को राजा बना दिया तो शेर फिर आया और बकरी को पकड़ लिया। तो बकरी के रिश्तेदार कहने लगे, अच्छा जब बकरी को पकड़ा तो बंदर इस टहनी से उधर, इस पेड़ से उधर। जी, तो और बकरों ने कहा, अरे भाई से राजा, बंदर राजा, ये हमारी बकरी को खा गया, आप इधर उधर कूद रहे। तो बंदर ने कहा, मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं थी, अब नहीं बचा पाया तो मैं क्या करूं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हमारी कोशिश पूरी है, लेकिन सनातन धर्म उच्च नहीं जा रहा, उच्चतम स्थान में नहीं जा रहा, तो हम क्या करें। नहीं, सूबे के मुख्यमंत्री राज भाई, सूबे के मुख्यमंत्री गोवंश की रक्षा के लिए तमाम कार्यक्रम भी चला रहे हैं, कोशिशें तो दिखाई दे रही हैं, मतलब वो काम कर रहे हैं, वो ये जता रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, मतलब काम ग्राउंड पे हो नहीं रहा है, आप ये कह रहे हैं। बस मेरी बात तो समझे भाई, बोले। मैं ब्राह्मण आदमी, जी बोले, मैं तो गाय का पुजारी हूँ भाई साहब। गाय पता, गाय के आंसू निकलते हैं। गाय पता क्या कहती है, अगर उसकी बात को माँ की अगर इंटरप्रिटेशन करो, कहती हो मुझे मार दो, रोज रोज मरने से अच्छा है। बहुत बुरी, उठ नहीं पाती है गाय, मेरे जिले में ही है। और एक और बात है भाई, कौन माइका लाल है भारत जनता पार्टी में, कि भारतीय जनता पार्टी में कि गोबर रख दो और 15 दिन गोबर रख दो, या गांव में जहां खाद डाली जाती है वहां पे बैठ के रोटी खाए। मनसा वाचा कर्मा, जब इस पे संतुलन कर लोगे तब आपको। चलिए अमरदीप त्रिपाठी, एक काम करिए, एक पूरा पैनल बनाइए बीजेपी प्रवक्ताओं का और गांव में जाकर गौशाला में रोटी खाइए, ये वीडियो बनवाइए और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को दिखाइए कि भाई आप सिर्फ कहने के लिए गोवंश के रक्षक नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा की बात है, यानी आप मन से भी करते हैं। अमरदीप त्रिपाठी, मैं आ रहा हूं कौशिक जी आपके पास। अमरदीप कह रहे हैं, जिस प्रकार से जो है आरपी सिंह साहब कह रहे हैं, इनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। ये विपक्ष में उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, अगर इनको लगता है गौशाला में बदबू आ रही है, गायें मर रही हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास कोई डेटा है क्या? आपने कहीं गौ हत्या में जाके FIR करवाया क्या? आपने कोई धरना प्रदर्शन किया क्या? अगर आप जो है कुछ नहीं कर सकते हैं तो गौ रक्षा के लिए धरना प्रदर्शन करते, टीवी चैनलों पर आते, प्राइम न्यूज पर चर्चा की, यहाँ इस जगह पर जो है गौ हत्या हो रही है, यहाँ पर गौशाले में बदबू आ रही है। आप लोग विपक्ष का काम किए क्या? कम से कम एक उत्तर प्रदेश आम नागरिक होने के नाते शर्मा जी और आरपी सिंह अगर ऐसा करते तो शायद ये दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आ जाता है। इनको करना चाहिए, इनसे पूछिए जो है अमित भाई कि आप लोग ने क्या किया। अगर आपके पास कोई साक्ष्य तो प्रस्तुत करिए। देखिए, झूठ परोसने से काम नहीं चलेगा। और आज शर्मा जी कुछ ऐसी सच बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी मैं इसका जवाब दूंगा भाई। मैं आ रहा हूँ राज शर्मा, मैं आ रहा हूँ। प्रदीप भाई पूरा करिए, मैं आ रहा हूँ राज शर्मा, बहुत वक्त है, मैं आ रहा हूँ। प्रदीप भाई प्लीज कंटिन्यू। प्रदीप भाई अपनी बात पूरी कीजिए।
अमरदीप अपनी बात पूरी करिए जी। जी मैं कह रहा था कि वही कह रहा था, आज शाम को शर्मा जी जो है जिस प्रकार से टीवी चैनल पर आपके बयान दे रहे हैं, शाम तक अखिलेश यादव और राहुल गांधी में झगड़ा ना हो जाए कहीं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो है अगर गौशाला से बदबू आ रही है इस प्रकार से कहीं पर भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो विपक्ष में बैठे हुए आरपी सिंह साहब और शर्मा जी दोनों लोगों का नैतिक जवाब ले लेते हैं। ठीक है अमरदीप, जवाब ले लेते हैं। बहुत उत्सुक है राज शर्मा, बहुत उत्सुक है जवाब देने के लिए। ठीक है अमरदीप भाई, पॉइंट टेकन। ठीक है राज भाई, आपके पास सिर्फ मैं 1 मिनट दे रहा हूं आपको, 1 मिनट आपके पास, बोलिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं अमरदीप भाई, इन बातों से बात नहीं चलेगी। मैंने उदाहरण दे दिया, शेर की तरह राजा बनो, बंदर की तरह मत बनो। गांव गांव पे माल आप खा रहे हो हैं। और एक और बात बताना चाहता हूं अमित भाई जी, एक किसान अगर गाय पालता है, अगर वो 600 रुपए का दूध देती है तो मान लो कि 300 रुपए का वो खाएगी जी, और एक टाइम में जाके वो दूध देना बंद करती है। ये मानव की प्रवृत्ति है, उसे 300 रुपए का नहीं खिलाता, वो भी कम कर देता है जी। गौशाला तो दलालों का अड्डा बनता जा रहा है। अरे मत बनो पापी, अरे मेरा हिस्सा काट दो, कौशिक भाई का काट दो, सिंह साहब का काट दो, अपना काट दो, दिनेश शर्मा जी का काट दो, योगी जी का काट दो जी। मैं कहता हूं गायों के लिए कम से कम 1 स्टार एमिनिटीज की गौशाला बना दो। मेरा देश ही नहीं विदेश भी देखे कि गांव में गाय माता, उसको देश कैसे पालता है। ठीक है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, जिसका मैं नाम लेने के बाद गंगा जल से नहाना चाहता हूं, यूपी में गौ माता, बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया कि आप गंगा जल से नहाना चाहते हैं राज भाई? बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया, गंगा जल की जरूरत पड़ गई? इनके होते हुए बीफ कैसे सप्लाई होता है? लानत है, बंद करो, मेरा आह्वान है। एक भी गाय नहीं कटेगी जी। जो गाय को काटेगा उसका एनकाउंटर होगा। मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री होते हुए उनका कोई सम्मान नहीं करता, लेकिन वो एक मठ के मठाधीश हैं, मेरे सनातन धर्म का गेरुआ पहनते हैं। ठीक है, मैं उनसे आह्वान करता हूं तो कि फिर भगवान गाय एक को कमेटी बचाओ। बनाइए राज शर्मा, एक कमेटी बनाइए कांग्रेस नेताओं की और पीएम मोदी से मिलिए और ये दिक्कतें उनको भी बताइए। सुनील कौशिक, जिस तरह की बातें राज शर्मा कर रहे हैं कि भाई गंगा जल से नहाना पड़ेगा और बीजेपी के शासनकाल में गोवंश की हालत बहुत खराब है, आपको भी लगता है क्या? 1 मिनट आपके पास है, कौशिक जी बताएं। शर्मा जी की आवाज मुझे नहीं मिल पा रही थी। राज शर्मा जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि गौ रक्षा के लिए सबसे पहले अनुदान किस सरकार ने दिया? 900 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है किसानों को या रक्षा या गौ पालकों को। आप भी दे सकते थे, सपा की सरकार भी दे सकती थी, बसपा की सरकार भी दे सकती थी जी। किसी सरकार ने सोचा तो सही। और दूसरा बार बार महत्वपूर्ण ये आ रहा है कि गौओं की स्थिति बहुत खराब है जी। भाजपा की जिम्मेदारी है क्या ये? भाजपा की जिम्मेदारी कह रहे हैं तो फिर आप कह रहे हो हिंदुत्व की जिम्मेदारी आपकी है क्या? ठेका ले लिया है भाजपा ने हिंदुत्व का, तो दोनों चीजें नहीं चलेगी ना जी। यदि हिंदुत्व का ठेका भाजपा को नहीं दे रहे हैं तो गौओं का भी ठेका नहीं, तो हम सबकी जिम्मेदारी है। किसान गौ को पालने वाला यादव भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है, ठाकुर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। गवर्नमेंट ऐसा तो है नहीं कि भाजपा के कार्यकर्ता गौओं का पालन करेंगे। बीजेपी पार्टी अलग है। समझना पड़ेगा निश्चित तौर से कि गायों के साथ ऐसा हो रहा है। जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि 50,000 के आसपास तो मेरा आंकड़ा है जो गौ मर के सड़ गई जी। मुझे लगता है कि ऐसी निकम्मी सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में है तो उनको मुकदमे लिखाने चाहिए था उन गौशालाओं को। बिल्कुल जायज बात है, मुकदमे लिखवाइए, शिकायतें कीजिए, शिकायतें कीजिए। मैं तो फिर ये एक्सपोज कीजिए ऐसी सरकार को जी। जो हिंदुत्व की रक्षा के लिए या गौ की रक्षा के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, तो उनकी सरकार के रहते हुए गौओं की हत्या हो रही है, गौएं सड़ रही हैं, तो ये तो बहुत बुरी बात है। मैं तो ऐसी सरकार को निकम्मी सरकार डॉक्टर कौशिक, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। सरकार करने से पहले अमित जी कुछ चीजें मुझे लगता है देश जनता के सामने आनी चाहिए। ठीक है रविंद्र भाई, लास्ट का 1 मिनट मेरे पास बचा हुआ, पीसीआर कह रहा है क्लोजिंग के लिए, क्या रामजी लाल सुमन के जरिए अब चुनावी जो संग्राम है वो शुरू हो चुका है और क्या दलित वोटों को साधने के लिए ये सबसे बड़ा टूल किट आपके पास अब मिल गया है क्या? 1 मिनट रविंद्र कौशिक जी, फिर हम क्लोज कर रहे हैं डिबेट। प्रयास करेंगे मुकदमे के लिए, आप भी कोई मुकदमा जाके लिखे। मेरे ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, मुकदमा आज तक नहीं लिखा गया। अखिलेश जी को धमकी दी गई, मुकदमा आज तक नहीं लिखा गया। गाय काटने की बात करें, इनका एक विधायक पिछले 1 महीने से कह रहा 50,000 गाय रोज उत्तर प्रदेश में रोज काटी जाती हैं और उस कमिश्नर ऑफ पुलिस गाजियाबाद को सजा भी मिल गई उसकी।
तो यही बता दें 50,000 गाय क्यों कटवा रहे हैं सरकार प्रायोजित। तो ये झूठ नहीं चलेगा और हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ते रहे। हमारी उत्पत्ति सामाजिक न्याय से हुई है। जितने भी मुद्दे मिलेंगे उसको सब डॉक्टर शामिल कौशिक करके हंस आगे रहे बढ़ते हैं। रहेंगे। रविंद्र भाई, आपके बयान में डॉक्टर कौशिक हंस रहे। फिलहाल अब तमाम पैनल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का तकाजा कह रहा है कि डिबेट यहीं क्लोज करनी पड़ेगी। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।